हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समाया अपने पास की किराने की दुकान पर खड़ी कंटेनर में रखी चॉकलेट्स को देख रही थी। तभी दुकानदार उससे कहता है, क्या हुआ समाया बेटा? होना क्या है अंकल जी, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है पर ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चॉकलेट खाऊं। अरे बस इतनी सी बात बेटा, आज ही दुकान में एक नई चॉकलेट आई है, कैडबरी रेड वेलवेट। थोड़ी सी महंगी है पर स्वाद बहुत अच्छा है। ऐसी बात है तो दे दो फिर, स्वाद बराबर होना चाहिए, महंगे सस्ते का कोई चक्कर नहीं है। सौम्या चॉकलेट लेकर जल्दी से अपने घर आ जाती है और सोफे पर बैठकर अपनी रेड वेलवेट चॉकलेट को ओपन करती है और उसे खाने लगती है। एक बाइट खाते ही वो खुद से बोलती है, ओए होए होए होए, क्या चॉकलेट है, क्या स्वाद है, क्या मिठास है, मतलब मजा ही मजा, फुल ऑन पैसा वसूल। अब से तो मैं चॉकलेट खाऊंगी तो बस रेड वेलवेट चॉकलेट, नहीं तो नहीं खाऊंगी। ऐसे ही मजे लेते लेते समाया पूरी चॉकलेट खा जाती है, जिसके बाद वो रैपर में लगी चॉकलेट को भी जीभ से चाट चाट कर खाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ किरण आ जाती है और उसे ऐसा देखकर बोलती है, अरे ओ बेअक्ल, कौन सी भुखमरी फैल रही है घर में जो तू ये चॉकलेट के रैपर को चाट चाट के साफ कर रही है। मत डिस्टर्ब मत करो, स्वाद लेने दो। अरे स्वाद लेने के लिए कुछ हो भी तो, तूने तो रैपर भी सफा चट कर दिया है, दाने भर जितनी चॉकलेट नहीं है उस पर। ओह उप्स, खाते खाते मैं इतना खो गई कि पता ही नहीं चला कि मैंने रैपर चमका दिया है। हाँ चल उठकर बाजार जा और सब्जियां लेकर आ, शाम को तेरी बुआ आ रही है घर पे। ओके माँ, लाओ 2 पैसे। अरे जल्दी 2 पैसे, बचे हुए पैसों से मैं रेड वेलवेट चॉकलेट खाऊंगी। इतना सोचकर समाया मन ही मन मुस्कुराने लगती है और किरण से पैसे लेकर वो बाजार सब्जियां लेने चली जाती है। सारी सब्जियां खरीदने के बाद वो बचे हुए पैसों से रेड वेलवेट चॉकलेट खा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। समाया की शादी अनिल नाम के एक लड़के से हो जाती है। एक शाम समाया अनिल को कॉल करती है और कहती है, हेलो जी, आप कहाँ हो, कब तक आओगे? बस आधे घंटे में निकल रहा हूँ ऑफिस से। अच्छा सुनिए ना, अगर कुछ मंगवाऊँ तो आप ले आएंगे? अरे कैसी बातें करती हो, जरूर लेकर आऊंगा, बताओ क्या खाना है। वो मुझे ना रेड वेलवेट चॉकलेट खानी है, आप आते हुए ना बड़ी वाली ले आना। अच्छा बस इतनी सी बात, ठीक है ले आऊंगा। ओके थैंक यू, चलो मैं फोन रख रही हूँ, डिनर बनाना है। इतना कहकर समाया कॉल कट कर देती है। अनिल ऑफिस से आते हुए समाया के लिए चॉकलेट ले आता है, जिसके बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी समाया प्लेट में चॉकलेट रखकर खाने बैठ जाती है। ये देखकर उसकी सास अंजना कहती है, क्या बात है बहू, आज खाना नहीं खाना क्या, जो बच्चों की तरह चॉकलेट लेकर बैठ गई। माँ जी, रेड वेलवेट के सामने खाना कौन खाएगा, मुझे तो बस यही खानी है। अरे पर खाना भी तो जरूरी है, और वैसे भी मीठा खाने के बाद ही खाते हैं, पहले नहीं। खाने के बाद हम सब मिलकर चॉकलेट खाएंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं, रेड वेलवेट का टुकड़ा तो दूर की बात है, मैं किसी को उसका रैपर ना दूं। हाय हाय, तो क्या आदि मानव की तरह पूरी खा जाएगी बहू? सही पकड़े हैं माँ जी, अकेले ही खाऊंगी। पर फिर भी समाया ये बहुत ज्यादा है। अरे कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस देखते जाओ आप। इतना कहकर समाया जल्दी से रेड वेलवेट चॉकलेट ओपन करती है और खाना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि अनिल और अंजना समाया को कुछ बोल पाते, वो पूरी की पूरी चॉकलेट खत्म कर देती है, साथ ही रैपर को भी चमका देती है। और तभी अंजना बोलती है, बहू इतनी तेजी में कभी तूने घर का काम नहीं किया, मेरी सेवा नहीं करती, पर इस मुई चॉकलेट को खा गई। अरे माँ जी, रेड वेलवेट का मुकाबला खाना, सोना, घूमना, सेवा कोई चीज नहीं कर सकती। क्यों री, ऐसा भी क्या है इसमें? माँ जी, ये आपको खाकर ही पता चलेगा, अब ऐसे मैं बोलकर क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा ये बात है, सुन अनिल, कल की कल तू 2 ये लाल वाली चॉकलेट ले आना, मैं भी तो खाकर देखूं कौन सा स्वाद का खजाना है इसमें। ऐसे ही अगली शाम को अनिल 2 बड़ी रेड वेलवेट चॉकलेट ले आता है और अंजना चॉकलेट को खाकर देखती है। जैसे ही उसकी जुबान पर रेड वेलवेट का स्वाद घुलता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलती है, आय हाय, ये मुई चॉकलेट तो सच में बड़ी स्वाद है। ले रे अनिल, तू भी खा के देख। वाह, ये तो सच में कमाल की है। वैसे तो मैंने कम ही चॉकलेट खाई है, पर ये वाली तो सुपर से भी ऊपर है। देखा, हो गए ना फैन मेरी रेड वेलवेट चॉकलेट के। ये है ही इतने कमाल की, जो खाता है वो इसके स्वाद में खो जाता है। अब समाया के साथ साथ घर के सभी लोग रेड वेलवेट के फैन हो गए थे।
जहाँ पर अनिल और अंजना हिसाब से चॉकलेट को खाया करते थे, उनके मुकाबले समाया की चॉकलेट खाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने हिस्से की तो रेड वेलवेट चॉकलेट खाती ही थी, साथ ही साथ अंजना और अनिल के हिस्से की भी चॉकलेट खा जाया करती थी। जरूरत से ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से समाया के दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और एक शाम वो दर्द से कर्राती मुंह पर हाथ रखते हुए अंजना के पास आती है और कहती है, माँ जी मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, हाय मैं मर जाऊंगी इस दर्द से, कुछ करो माँ जी। तू जो हर वक्त चॉकलेट खाती रहती है ये तो होना ही था, फिर अब मुझे क्यों रोकर दिखा रही है? लाख बार समझाया है पर नहीं, तू तो मानती ही नहीं है। अच्छा नहीं खाऊंगी चॉकलेट, मुझे डेंटिस्ट के पास ले चलो। ठीक है चल। इतना कहकर अंजना समाया को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर समाया का इलाज करते हैं और उसे मीठी चीजें और चॉकलेट खाने से सख्त मना कर देते हैं। कुछ समय तक तो समाया डॉक्टर के कहे अनुसार मीठी चीजों का और चॉकलेट से परहेज रखती है, पर वो खुद पर ज्यादा वक्त तक कंट्रोल नहीं कर पाती है और अब वो सबसे छुपकर रेड वेलवेट चॉकलेट खाना शुरू कर देती है। और अब उसके दांतों का हाल इतना बुरा हो जाता है कि उसके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। साथ ही समाया के दांत सड़न की वजह से एकदम काले पड़ गए थे, जिसके चलते हर कोई उसका मजाक बनाया करता था। ऐसे ही एक दिन जब समाया छुपकर रेड वेलवेट चॉकलेट खा रही होती है, तभी वहाँ अनिल और अंजना आ जाते हैं और अंजना बोलती है, क्यों रे बहू, जरा इस चॉकलेट को खाने से पहले एक बार शीशे में अपनी शक्ल देख ले। भरी जवानी में क्या हाल बना रखा है खुद का। अरे जो कोई तुझे देखता है तो तेरा मजाक बनाता है, साथ साथ मेरा और मेरे बेटे का भी मजाक बनता है। जवानी के दिनों में बुढ़िया बन रही है तू। देखो समाया, अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं होगा। जब तुम्हें पता है कि ये चॉकलेट खाना तुम्हारी सेहत और दांतों के लिए हानिकारक है तो फिर क्यों खाती हो? देखो खुद को, क्या से क्या हो गई हो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी और अनिल जी, मैं सब कुछ जानते बूझते हुए भी खुद का नुकसान करने में लगी हुई थी। मैं भूल गई थी कि मेरी पहचान से ही तो आप लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। अगर मुझे कुछ होगा तो समाज वाले तो आप लोगों को ही बुरा कहेंगे, पर मैं वादा करती हूँ कि अब से रेड वेलवेट तो क्या, मैं कोई भी चॉकलेट कभी नहीं खाऊंगी। बस आप लोग मुझसे नाराज मत हो, मैंने अपने दांतों का बुरा हाल कर लिया है। अब मेरे सारे दांत टूटकर मुझे नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। अपने चॉकलेट के शौक के चलते मैंने अपने सारे दांतों को खो दिया। अंजना और अनिल समाया को माफ कर देते हैं और समाया भी चॉकलेट खाना छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू कर देती है। सीमा और रीमा दो बहनें थीं। वैसे तो वो दोनों सौतेली बहनें थीं, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। दोनों ही एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती। जहाँ एक तरफ सीमा रसोई का सारा काम संभालती, वहीं रीमा घर की साफ सफाई जैसे बाकी कामों को देखती। लेकिन जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, वहीं इनकी दूर की दादी सोमवती इनके प्यार से बड़ी परेशान थी। वो कुछ दिनों के लिए इनके घर रहने आती है और वो इन दोनों का आपस में प्यार देखकर उन्हें अलग करने की योजनाएं बनाने लगती है और एक दिन खुद से बोलती है, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये दोनों सौतेली बहनें हैं, पर दोनों में सगी से भी ज्यादा प्यार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो मेरी कद्र करना ही भूल जाएंगी। नहीं सोमवती, तू ऐसा नहीं होने दे सकती, कुछ सोच। जिसके बाद सोमवती अपने मन में ये ठान लेती है कि वो सीमा और रीमा की खुशहाल जिंदगी में आग लगा के ही मानेगी। अगले दिन जब सीमा कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है, तो उसकी दादी उसके पर्स से पैसे चुराकर रीमा के बैग में डाल देती है। और जब सीमा अपने बैग को देखती है तो वो बोलती है, अरे ये मेरे पैसे मिल क्यों नहीं रहे? ऐसे कैसे? आखिर कहाँ गए? मैंने यहीं तो रखे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, भगवान झूठ ना बुलवाए, जरूर ये पैसे रीमा ने लिए हैं। अब तो ये मान ना मानिए, तेरी मर्जी है। क्या दादी आप भी, वो ये पैसे क्यों लेगी? आप भी ना कुछ भी बोलती हो। उसे पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांग लेती, वो मेरी बहन है, मैं उसे मना थोड़ी करती। बहन तो है, लेकिन आखिर सौतेली ना। अरे मैंने खुद उसे तेरे पर्स से पैसे निकालते देखा है। अब तो ये मान ना मान तेरी मर्जी है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो वो रसोई में है, इतने तो उसका पर्स चेक कर ले। जिसके बाद अपनी दादी के कहने पर सीमा रीमा का पर्स चेक करती है
और खोए हुए पैसे उसमें मिल जाते हैं। जिसके बाद सोमवती अपनी पोती को भड़काने के लिए बोलती है, देखा, भगवान झूठ न बुलवाए, मिल गए ना पैसे। मैंने तो बोला ही था। अब तू उसे जमकर सुना दे और सवाल कर उससे कि उसने पैसे क्यों लिए और उसकी बोलती बंद कर दे। नहीं दादी, रहने दो, आखिर वो मेरी बहन है, जरूरत होगी तो ले लिए होंगे, कोई बात नहीं। आप भी ये भूल जाओ और मैं भी भूल जाती हूँ। जिसके बाद वहाँ रीमा आकर कहती है, सीमा, कॉलेज नहीं चलना क्या? मैंने हम दोनों का लंच पैक कर लिया है और अब जल्दी चल। दादी तो है ही बातों की पेटी, घर आकर बात कर लियो, अभी कॉलेज चल वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। और उसके बाद सीमा और रीमा कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और बेचारी दादी का प्लान धरा का धरा रह जाता है। शाम को जब दोनों बहनें घर आती हैं, तो रीमा बोलती है, सीमा, कल कॉलेज पार्टी में तो क्या डालने वाली है? मैं तो वो ब्लैक सूट डालूंगी, वो मुझ पर बड़ा अच्छा लगता है। कॉलेज के सभी लोग मुझे ही देखेंगे। अरे पर वो तो मैं डालने की सोच रही थी, वो तो मुझ पर भी बहुत जमता है। अच्छा एक काम कर, तू ही डाल ले, मैं कुछ और डाल लेती हूँ। दोनों की ये सारी बातें वहीं बैठी दादी सुन लेती है और मन में बोलती है, ना रहेगा सूट और ना रहेगा दोनों सौतेली बहनों में प्यार। और भगवान झूठ ना बुलवाए, अब सौतेली बहनें प्यार से साथ रहती अच्छी थोड़ी लगती हैं। इतना कहकर सोमवती रात को सीमा और रीमा के कमरे में जाती है और वो काला सूट फाड़ देती है और फाड़कर वापस अपनी जगह पर रखकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, रीमा तैयार होते हुए अपनी दादी को आवाज मारकर बोलती है, दादी, दादी मेरी बात सुनो, जरा यहाँ आना। क्या हुआ लाडो, क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया, आसमान फट गया या जमीन? दादी, आपने मेरा ब्लैक सूट देखा, कहीं मिल नहीं रहा है। और उसके बाद सोमवती घबराने का नाटक करते हुए बोलती है, बेटा वो तो मैं। दादी क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? मुझे लेट हो रहा है, अगर देखा है तो बताओ ना। बेटी, कल मैंने देखा कि सीमा तेरे सूट को कैंची से काट रही थी और बोल रही थी कि ये सूट अगर मैंने नहीं पहना तो रीमा भी नहीं पहनेगी। जिसके बाद रीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है, क्योंकि रीमा का स्वभाव सीमा के स्वभाव से थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन वो खुद के गुस्से पर काबू करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं दादी, मैं कुछ और पहनकर चली जाती हूँ। इतना कहकर वो दूसरे कपड़े पहनकर अपनी बहन के साथ चली जाती है और उसे ऐसे चुप चुप देखकर सीमा बोलती है, क्या हुआ मेरी राजधानी एक्सप्रेस, इतनी चुप क्यों है? अच्छा अब ये आप पूछ रही हो? हाँ बताना क्या हुआ? आपने मेरा ब्लैक सूट कैंची से फाड़ा और अब पूछ रही हो कि क्या हुआ? अरे लड़की, तू पागल हो गई है क्या? मुझे सूट फाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? तू पहने मैं पहनूं, बात तो एक ही है ना। तूने भी तो मेरे पर्स से पैसे चुराए थे, लेकिन मैंने कुछ बोला क्या? पैसे? वो भी मैंने नहीं तो कब चुराए? और ये किसने कहा? दादी ने बताया। मुझे भी दादी ने बताया कि तूने मेरा सूट फाड़ा। पर दादी ऐसा क्यों करेंगी? अरे तुम बहुत भोली हो सीमा, भले ही हम दोनों बहनें हैं पर हैं तो सौतेली ना। उनको हमारा इतना घुलना मिलना पसंद नहीं आया, बस इसलिए उन्होंने सूट फाड़ा और पैसे भी चुराए। हमें कुछ तो करना होगा जिससे दादी की आदत छूट जाए, वरना उनके चक्कर में सच में हमारे बीच दरार आते देर नहीं लगेगी। जिसके बाद सीमा और रीमा मिलकर एक प्लान बनाते हैं और दोनों मुंह फुलाकर घर वापस आती है और उनका चेहरा देखकर ही सोमवती समझ जाती है कि दोनों बहनों का रिश्ता अब टूट गया है और वो बोलती है, भगवान झूठ न बुलवाए, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब ये दोनों एक दूसरे पर नहीं बस मुझ पर ध्यान देंगी। इतना कहकर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और सुबह होने पर सोमवती आवाज लगाकर सीमा से बोलती है, सीमा बेटा चाय नाश्ता ले आ। पर दादी चाय नाश्ता तो मैंने बनाया ही नहीं। पर क्यों? दादी मैं क्यों बनाऊं? ये मैडम घर का थोड़ा सा काम करके आराम करती है और मुझे सुबह शाम चूल्हा चौका करना पड़ता है। अब से ना मैं ना सुबह का काम करूंगी ना शाम का। जिसके बाद बेचारी सोमवती को खुद ही सबका नाश्ता बनाना पड़ता है और वो आवाज लगाकर रीमा को घर के काम करने को कहती है और रीमा जवाब देती है, दादी मैं कोई झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। जब ये खाना नहीं बना रही तो मैं क्यों साफ सफाई करूं? यानी ये मैडम तो बिना मेहनत की रोटी खाए और मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करूं। जिसके बाद बेचारी बूढ़ी दादी को ही पूरे घर का काम करना पड़ता है और उसको इतना काम करता देखकर सीमा रीमा से बोलती है, रीमा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हमारी दादी इतना काम कर रही है।
मैं उनकी कुछ मदद कर दूं क्या? नहीं सीमा, कोई जरूरत नहीं है। हमने आज तक जब जब वो आई तब तब उनको काम नहीं करने दिया और सब खुद किया, उनका सम्मान किया, पर उनको कोई हक नहीं है हमें लड़वाने का। अरे भले ही हम सौतेली बहनें हों, लेकिन हम दोनों में प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर है और ये बात उनको समझनी ही पड़ेगी। पर वो कुछ महीनों के लिए ही तो आई है, क्या ये सब सही है? सब सही है, अब तुम चुप रहो। जिसके बाद दिन यूं ही बीतते हैं और सोमवती अब खुद ही घर के काम करती और तो और रसोई भी संभालती। वही सीमा और रीमा उसके आगे लड़ने का नाटक करती। और ऐसे ही एक दिन बेचारी दादी घर में पोछा लगाते हुए गिर जाती है और वो रोते हुए बोलती है, अरे कोई मुझे उठाओ, मेरी टांग टूट गई रे। उसकी आवाज सुनकर सीमा और रीमा वहाँ आते हैं और सीमा बोलती है, दादी मुझसे अकेली नहीं उठेंगी। रीमा हाथ लगवाओ, अगर तुम इन्हें उठाओगी तो मैं नहीं उठाऊंगी। अरे भगवान झूठ ना बुलवाए, लड़ना बंद करो और मुझ पर तरस खाओ। सोमवती की बात सुनकर रीमा और सीमा मिलकर उसे बेड पर लिटा देती हैं और रीमा बोलती है, क्यों दादी, दूसरों के लिए खड्डा खोदोगी तो खुद तो गिरोगी ही ना। ये सब सुनकर सोमवती को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी उम्र की होकर भी नादान थी, जो दो बहनों में लड़ाई करवाना चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों बहनों से माफी मांगकर अपने गांव वापस चली जाती है और ये दो सौतेली बहनें सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार के साथ हमेशा खुश रहती है। सुशांत हॉल में बैठा होता है और उसकी पलकें आंसुओं से भीगी होती है, क्योंकि वो बेचारा बैठे बैठे प्याज जो काट रहा होता है और खुद से बोलता है, मेरे घर वालों को मैं हंसता खेलता रास नहीं आ रहा था, इसीलिए कर दी शादी। अब बैठ के लहसुन प्याज छीलो और क्या। अरे प्याज कटे के नहीं, सब्जी आज ही बनानी है, कल नहीं। और क्या अपने आप में बड़बड़ाए जा रहे हो? मैं तो ये कह रहा था, ये सब्जियां काटना कितना मुश्किल काम है ना, तुम कैसे कर लेती हो यार। बस बस रहने दो तुम तो। तुम्हें पता है आज मेरे सपने में निक्की आई थी। कौन निक्की? निक्की मेरी बहन, तुम्हारी साली। हाँ अपनी निक्की। अच्छा क्या कह रही थी? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है, जीजू सुनो ना। हाँ नोटी, निक्की की आवाज निकालकर मेरा मूड बनाने की कोशिश कर रही हो ना। लेकिन मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। दीदी मैं यहाँ हूँ। जैसे ही ये आवाज आती है, दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ निक्की अपना सूटकेस लेकर उदास सा चेहरा बनाए खड़ी होती है और भागकर दोनों की तरफ आती है, जिसे देखकर सुशांत अपनी दोनों बाहें उसे गले लगाने के लिए फैला लेता है। लेकिन निक्की आकर चंचल के गले लग जाती है और ये देखकर सुशांत एकदम से अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, अरे वाह साली साहिबा, तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है, अभी चंचल तुम्हारी ही बातें कर रही थी। अरे आप चुप करिए। निक्की क्या हुआ, तो सुबह सुबह यहाँ, वो भी सामान के साथ, क्या बात है? वो जीजू मुझे शादी करनी है। हाँ मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। हाँ बोलो कब करनी है, मैं सब तैयारी करवा दूंगा। मुझे शादी करनी है जीजू, लेकिन अपनी पसंद से, और माँ जबरदस्ती अपने पसंद के लड़के से करवाना चाहती है, इसीलिए मेरी उनसे बहस हो गई और मैं सारा सामान पैक करके यहाँ पर आ गई। खुशी देकर बड़ी जल्दी झेल ली। भगवान हर किसी को अपनी साली पसंद होती है, तो आप डायरेक्ट साली से ही शादी क्यों नहीं करवाते? बाद में जब हमें वो पसंद आती है तो जालिम जमाना हम जैसों को ठरकी बुलाता है। अरे कौन सी दुनिया में खो गए? वो कुछ कह रही है, सुन भी रहे हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही किया निक्की तुमने। अरे सोच समझ कर ही शादी करनी चाहिए। मैंने शादी के नाम पे हादसा बर्दाश्त कर लिया, तुम्हें थोड़ी करने दूंगा। आप क्या कहना चाहते हो? मुझसे शादी आपकी जिंदगी का हादसा है? अरे पगली, निक्की तुम्हारी बहन बिना हर बात दिल पे ले लेती है। अरे निक्की आई है, नाश्ता वाश्ता कराओ, बेचारी भूखी होगी। जिसके बाद चंचल निक्की को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन तीनों मिलकर सुशांत चंचल की शादी की एल्बम देख रहे होते हैं। तभी वहाँ सुशांत का दोस्त कार्तिक आता है और बोलता है, ओ कमीने, तू अपना फोन किस कोने में फेंक कर रखता है? कितनी बार कॉल कर लिया मैंने। अरे कार्तिक, इतने दिनों बाद आए हो और आते ही गुस्सा। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? भाभी जब भी कॉल करता हूं मजा ले कि ये उठा ले। मैं तो कहता हूं इसको फोन की जगह एक कबूतर लाके दे दो,
कम से कम 2 दिन में इसकी खबर तो मिलती रहेगी। अरे मेरी औलाद शांत हो जा, आसपास देख भी लिया कर, आते ही गालियाँ बकनी चालू कर देता है। मेरी साली आई हुई है, उसके सामने तो दोस्त की इज्जत रख ले। उसके इतना कहते ही कार्तिक की नजर निक्की पर पड़ती है और वो उसे एकटक देखते ही रह जाता है और निक्की भी उसे प्यार से देखने लगती है। तभी चंचल निक्की के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, निक्की निक्की किचन में चलें, कुछ खाने को लाते हैं इनके लिए। हाँ हाँ चलिए ना। इतना कहकर वो उसे देखते हुए किचन की ओर चली जाती है, जिसके बाद सुशांत उसे बोलता है, बस कर, कितना घूरेगा, तेरी भाभी की बहन है। भाभी की बहन है तभी तो घूर रहा हूँ। साले तेरी साली है, वो भी कुंवारी। तूने कभी बताया क्यों नहीं? तूने तो घर बसा लिया, मुझे भी तो शादी का लड्डू खाने दे। अबे ओ सड़क छाप मजनू, निक्की को लव मैरिज करनी है और तूने अपनी शक्ल देखी है? जुगाड़ वाली शादी होती है ना, उसके लायक भी नहीं है तू। अबे यानी तूने अभी तक पहचाना नहीं है मुझे? अबे लड़कियां मरती हैं तेरे भाई पर। हाँ तो खुद सोचना, सुअर जैसा इंसान देखकर कोई जिंदा भी कैसे रह सकता है। अब तू जो बोल, मैंने तो सोच लिया है, तेरा साड़ू बन के रिदम लूंगा। जिसके बाद निक्की और चंचल चाय पकोड़े लेकर आते हैं और चारों मिलकर बातें करने लगते हैं। और उसके बाद उसी शाम को निक्की के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करके बोलती है, हेलो, कौन? वही जिसे आज चाय पीते समय प्यार से निहार रही थी आप। ओ आप जीजा जी के दोस्त कार्तिक बोल रहे हैं। वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? क्या बात है, पहली मुलाकात में नाम भी याद हो गया। और हो भी क्यों ना, मैं कोई भूलने वाली चीज हूँ क्या? वो भाभी ने अपने इस देवर की अर्जी पर आपका नंबर सेंड कर दिया, बस। इतना कहकर वो हंसने लगती है और सारी रात दोनों खूब बातें करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और कुछ ही समय बाद निक्की और कार्तिक सुशांत चंचल को अपनी रिलेशनशिप के बारे में बता देती हैं, जिस पर चंचल बोलती है, तो आखिर तुझे प्यार हो ही गया। और कार्तिक तुम तो बड़े तेज निकले, मेरी निक्की पर अपना जादू चला ही दिया। क्यों बे लुटेरे, दोस्त के घर में डाका, अपनी बर्बादी की बड़ी जल्दी पड़ी है। हाँ तो तूने तो कोई मदद नहीं की, तो मैंने ही सेल्फ हेल्प करके निक्की को इम्प्रेस कर लिया। सुशांत वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें माँ से भी निक्की की शादी की बात करनी होगी। वैसे भी वो निक्की से नाराज हैं। मैं उन्हें कल ही फोन कर सब बता दूंगी और यहाँ आने के लिए भी कह दूंगी। और जैसे ही निक्की के बारे में चंचल अपनी माँ सुजाता को कॉल पर बताती है, वैसे ही सुजाता बिना देर किए चंचल के घर आती है और वो चारों मिलकर उसे समझाते हैं। सबकी बातें सुनने के बाद सुजाता बोलती है, आखिर इस जिद्दी लड़की को अपने ही मन की करनी होती है। और दामाद जी, चंचल तो निक्की की बातों में आ गई, लेकिन आप तो समझदारी से काम लेते, लेकिन नहीं, आपने भी इनकी हाँ में हाँ मिला दी। तो ठीक है, अब आपको ही निक्की की शादी की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने आ जाऊंगी। अरे सासू माँ, ऐसा जुल्म मत करो, भला दोनों बहनों के बीच में क्या ही कर पाता। चंचल तुम तो कुछ कहो। हाँ हाँ कहती हो ना। ठीक है माँ, आपने शादी के लिए मंजूरी दे दी, वही बहुत है। और निक्की की शादी उसके माँ के आशीर्वाद से हो, इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। आप चिंता मत करो, आपके दामाद जी सब संभाल लेंगे। अरे ओ पागल औरत, क्यों अपने पति को कंगाल करने पर तुली है? इससे अच्छा था कि ये चुप ही रहती। जिसके बाद निक्की और कार्तिक सुजाता के पैर छूते हैं और उसके बाद सुजाता वहाँ से चली जाती है और बेचारा सुशांत लग जाता है अपनी साली की शादी की तैयारियों में। एक दिन वो शादी में होने वाले खर्चों का हिसाब लगाता है, तभी वहाँ चंचल आती है और सुशांत खुद से बोलता है, कैटरिंग हो गई, मैरिज हॉल भी बुक कर लिया, डीजे वाले को भी पेमेंट कर दी, डेकोरेशन हॉल वाला कर ही देंगे। और निक्की का लहंगा लेना है, महंगे वाला। ये पागल औरत, तेरा दिमाग फिर गया? अरे मजाक मत करो, मेरी शादी हुई है, पता है मुझे। शादी का जोड़ा लड़के वाले देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।